तो नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे देश में खनन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कोई भी प्रांत इससे अछूता नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद को मौका मिलता है वो खनन का दोहन करने से पीछे नहीं हटते। इसीलिए प्रगति भी धीमे धीमे रूठने लगी है। दोस्तों, आज हम अरावली पर्वत श्रृंखला के मामले में बात करना चाहते हैं। अरावली पर्वत में हाल में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ियों को अरावली की परिभाषा से बाहर करने के बाद उन क्षेत्रों में व्यावसायिक खनन की संभावना बढ़ गई है। आरोप है कि यह बदलाव गौतम अडानी के सीमेंट कारखाने के लिए कच्चे माल खनन की आसान उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को ही अरावली का हिस्सा माना है, जिससे 90% अरावली क्षेत्र अब खनन के लिए उपलब्ध हो सकता है। आरोप है कि इस निर्णय का उपयोग अडानी ग्रुप की कंपनियों द्वारा सीमेंट निर्माण के लिए अरावली में माइनिंग करने के लिए किया जा सकता है। यानी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और दिल्ली के हालात आप लोग देख ही रहे हैं। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि इस नई परिभाषा के कारण पर्यावरण, जैव विविधता और जल पुनर्भरण को भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं ने अरावली की सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र पर सवाल उठाए। दोस्तों, आज जो विपक्ष में नेता हैं, कल के दिन इनकी सत्ता भी थी और इनकी सत्ता में भी खनन हुआ है, जिसे अडानी के फायदे से जोड़ा जा रहा है। अडानी समूह की ओर से सीधे तौर पर इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन आलोचक इसे डबल इंजन सरकार द्वारा अडानी के व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने के रूप में देख रहे हैं। यानी देश के 1 से 40 करोड़ लोग के ऊपर क्या बीतेगी जब प्रगति के साथ खिलवाड़ होता है। तो याद रखिए कि प्रगति किसी को नहीं छोड़ता है। आपने देखा होगा पूर्व वर्षों में केदारनाथ में क्या हुआ था। दोस्तों, बीते कुछ हफ्तों से ट्रेड कर रहा है सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ अरावली पर्वत श्रृंखला के फोटो डाले जा रहे हैं। संसद में कांग्रेस नेता अजय माकन अरावली पहाड़ियों को बचाने की अपील करते दिखे, तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मुद्दे पर रेगिस्तान के दिल्ली तक फैले जाने के दावे कर रहे हैं। इन सब के बीच राजस्थान में बड़े आंदोलन की आहट मिल रही है। दोस्तों, 24 दिसंबर से प्रदेश भर में अरावली आंदोलन की शुरुआत होगी। माउंट आबू से लोगों का समूह पैदल जन यात्रा निकालेगा। गांव गांव और गली गली घूमते हुए लोगों को अरावली बचाने के लिए एकजुट करेगा। यह यात्रा करीब
1000 किलोमीटर तक होने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर सेफ अरावली ट्रस्ट ने इसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इसमें 25,000 से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर कर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को अरावली पर सरकार का रवैया बदलने की मांग की है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह आंदोलन अब गांव शहर की सड़कों पर पसर रहा है। विपक्षी पार्टी भी लामबंद हो रही है। केंद्र सरकार भी इस मामले पर अपना पक्ष रख चुकी है, लेकिन बात सुलझते नजर नहीं आ रही है। आखिर यह सब क्या है और अचानक अरावली बचाने की बातें क्यों हो रही हैं? वही जानकारी के अनुसार 20 नवंबर यानी पूरे एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले से इस मामले की शुरुआत हुई। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने रिटायर्ड होने के ठीक पहले अपना आखिरी जजमेंट सुनाया कि अरावली में अब खनन के लिए नए सिरे से लीज नहीं दी जाएगी। यह फैसला वैसे तो खुशखबरी वाला था, लेकिन इसके पीछे एक और एंगल भी था। दरअसल इस निर्देश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की एक कमेटी की इस रिपोर्ट को भी स्वीकार किया था, जिसमें अरावली पर्वतमाला को नए सिरे से परिभाषित किया गया। इससे स्पष्ट लिखा था कि अरावली हिस्से में कौन से इलाके शामिल होंगे और कौन से नहीं। बस यही परिभाषा जब सामने आई तो बवाल शुरू हो गया। बीते एक दशक से ज्यादा वक्त से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI अरावली की पहचान के लिए 3 डिग्री ढलान का मानक इस्तेमाल कर रहा है। 2024 में बनी टेक्निकल कमेटी ने इसे बदलकर 4.57 डिग्री ढलान कर दिया। ऊंचाई की सीमा भी 30 मीटर कर दी। यह 30 मीटर समुद्री तल से नहीं बल्कि आसपास के ग्राउंड लेवल से थी। हालांकि इसे अरावली पर्वतमाला का करीब 40% हिस्सा कवर हो रहा था, लेकिन हाल में ही जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली की नई परिभाषा दी तो इसमें ऊंचाई की सीमा 100 मीटर कर दी गई। यानी वह भूभाग जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है उसे अरावली पर्वत माना जाएगा या अरावली पहाड़ी माना जाएगा। ढलान 4.57 डिग्री और आसपास के इलाके से ऊंचाई 100 मीटर के नए बेंचमार्क से वास्तविक अरावली हिस्से का 90% हिस्सा पहचान से बाहर होने की आशंका है। यही है मुख्य मुद्दा और इसमें जमकर खनन होने की संभावना है। अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली है। लगभग इसमें 38 जनपद आते हैं। इसमें हरियाणा और राजस्थान बड़ा इलाका भी शामिल है। इस श्रृंखला की पहाड़ियां करीब 2 करोड़ साल पुरानी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह लंबी चौड़ी पर्वतमाला सदियों से भारत के एक बड़े भूभाग को रेगिस्तान होने से बचाती रही है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत की इकोलॉजी, जलवायु और जैव विविधता में इन पहाड़ियों का खास योगदान रहा है। यही कारण है दोस्तों कि यह पहाड़ियां संरक्षित हैं। इन पर गैर जरूरी खनन और कंस्ट्रक्शन पर सख्ती है। अब अगर नई परिभाषा में अरावली का हिस्सा सीमित कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि
बाकी हिस्से पर खनन और कंस्ट्रक्शन की अनुमति लेने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। यह भी स्पष्ट खनन के चलते पहाड़ियां हमेशा मैदान में तब्दील हो जाती हैं। पश्चिमी हिस्से के एक बड़ा भूभाग की इकोलॉजी और जलवायु में बदलाव देखने को मिलेगा। यही कारण है कि यह विवाद गहराता जा रहा है। अरावली पर्वतमाला दोस्तों 4 राज्यों के 37 जिलों में या 38 जिलों में फैली हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने एफएसआई के अंतरिक्ष रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि 15 जिलों में 12,081 पहाड़ियों ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई क्या इससे ज्यादा है। केवल 1,048 पहाड़ियां ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊपर है। यह 9% भी नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि अरावली की नई परिभाषा से क्षेत्र का 91% हिस्सा खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए खुल जाएगा, यानी पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए कमेटी के एफिडेविट में लिखा है कि 34 अरावली जिलों में से 12 में ढलान 3 डिग्री से कम है। ऐसे में एफएसआई का 3 डिग्री वाले पुराने फार्मूले के तहत भी इन जिलों की पहाड़ियों में अरावली में नहीं आएंगी। इन जिलों का ज्यादातर हिस्सा मैदानी है। अरावली के जो भी जिले हैं उन सभी की समुद्र तल से ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, जबकि पहाड़ियों की ऊंचाई उनके आसपास स्थित इलाकों से मापी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कोई पहाड़ी समुद्र तल से 190 मीटर ऊंची है तो वह अरावली नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उस इलाके की औसत ऊंचाई ही 100 मीटर है, यानी आसपास के इलाके से पहाड़ी की ऊंचाई महज 90 मीटर हुई। ऐसे में वह मंत्रालय के 100 मीटर ऊंचाई वाले पैमाने पर नहीं बैठती है। 4 राज्यों में सिर्फ राजस्थान में ही अरावली में खनन रोकने के लिए नियमावली बनी हुई है। इसके तहत 100 मीटर ऊंची और 3 डिग्री ढलान से ज्यादा वाली पहाड़ियों पर खनन प्रतिबंधित है। नया पैमाना भी इन्हीं मानकों को देखते हुए 4 राज्यों के लिए तय किया गया। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एफएसआई ने सितंबर 2025 में पर्यावरण सचिव को एक रिपोर्ट दी थी। इसमें जिलेवार अरावली पहाड़ियों के नक्शे और कुछ फैक्ट थे। इसी में यह लिखा गया था कि 10 से 20 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी तेज हवाओं और धूल के कणों को एक ओर से दूसरी ओर जाने से रोकती हैं, यानी इन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। अखबार की इस रिपोर्ट में पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया कि नए मानकों से निचली पहाड़ियां खतरे में होंगी और यह अगर संरक्षित नहीं रही और खुदाई होने लगी तो रेत और धूल के कण मरुस्थल से उपजाऊ मैदानी इलाकों में बहने लगेंगे। शुरुआत में इससे फसलें यानी किसानों की आर्थिक हालत पर असर पड़ेगा दोस्तों, बाद में यह लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डालेंगी, यहां तक कि दिल्ली एनसीआर तक इनके प्रदूषण बढ़ जाने की संभावना होगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को इस मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कुल अरावली रेंज 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर है, महज 2% पर ही खनन हो सकता है और यह भी पूरी स्टडी के बाद संभव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि झारखंड में सरराडा की तरह ही अरावली के लिए भी एक माइनिंग प्लान तैयार किया जाए और इसके बाद ही खनन की परमिशन दी जाए।
उन्होंने कहा ना तो दिल्ली में किसी तरह के खनन की कोई अनुमति दी जाएगी और ना ही इस रेंज में आने वाले 20 से ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट पर कोई खनन होगा। अरावली के जो भी इलाके संरक्षित है वह संरक्षित ही रहेंगे। नए मानों का मतलब यह नहीं कि अरावली से बाहर हुए इलाकों में खनन को परमिशन मिल जाएगी। जब तक पूरी स्थिति नहीं हो जाती है तब तक नए खनन के लिए कोई परमिशन नहीं मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। नई परिभाषा से 90% अरावली इलाका संरक्षित होगा, ना कि खनन के लिए खुलेगा। दोस्तों, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु आदि में जो बड़े खनन माफिया हैं उनकी स्थिति करोड़ों में है और उनका साथ जो केंद्र में सत्ता में बैठ जाते हैं वो देते हैं। जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं वो ताकत के बल पर खनन करते हैं। और उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में जमकर खनन हुआ। उनके एक मंत्री अभी भी जेल में है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में कई पुलिसकर्मी भी इन खनन माफियाओं के शिकार हुए हैं। देखना यह है कि जब देश में पुलिस को अधिकार दिए जाते हैं या उन अधिकारियों को अधिकार दिए जाते हैं कि वो खनन पर रोक लगाएं, लेकिन जो जनता द्वारा जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो बाद में मंत्री बन जाते हैं, तो उनका इतना प्रेशर होता है कि अधिकारी और पुलिस मुंह बनकर खड़ी हो जाती है। खनन पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने आरएसएस के सह संचालक के सामने भी यह बात रखी थी। कोर्ट में भी उन्होंने कहा था कि जो चारों धाम के लिए रोड बनाई जा रही है वह भी खतरा है, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। जब जब आप प्रगति से खिलवाड़ करेंगे, प्रगति अपना रौद्र रूप दिखाकर हमारे देश को, हमारी जनता को बर्बाद कर देगी। देखना यह है कि अरावली की पहाड़ियां और देश के जंगल, लकड़ी सुरक्षित बस्ती है या इन माफियाओं के द्वारा लूट ली जाएगी। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।